मंच पर विराजे इस जिले का भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोगों का नेतृत्व करने वाले जिलाध्यक्ष प्रमोद जी, यहाँ के नौजवानों के नेता अमित जी, मैं नगीना जी, लेखराज जी, पूर्व सभापति राजकुमार जी, वर्तमान सभापति सुमित जी, भाई मदन जी, इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका किरण जी, इस सभागृह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, जब मैं आपसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कर्तव्य पर बात कर रहा हूं, संविधान पर बात कर रहा हूं, ठीक इसी समय देश जिन हालात से गुजर रहा है, हम सब लोगों ने कल एक सभा के माध्यम से, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से पहलगाम की घटना की निंदा की। और मैं समझता हूं कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे कायराना कोई घटना है तो कल की थी, परसों की थी। और इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान एक साथ ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए थे। उस समय जंगे आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो हमारे नेताओं के मन में ये बात नहीं थी कभी इस देश के दो टुकड़े होंगे। पर कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं का सोच और बांटों की नदी का ब्रिटिश लोगों का सोच ने इस देश को दो भागों में बांटा। और उसी समय जब भारत और पाकिस्तान दोनों में लोकतंत्र आया, दोनों ही देशों ने शासित होने के लिए अपने अपने संविधान के निर्माण का काम प्रारंभ किया। हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधान को शिरोधार्य कर रहे हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन वर्षों के अंदर हमने कई सरकारों को बनते और बदलते देखा है, संवैधानिक प्रावधानों से सरकार को काम करते देखा है। दुनिया की नजरों में हमारा लोकतंत्र परिपक्व होता चला गया और दुनिया में आज लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे देश को मानती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके साथ ही पाकिस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ, उसकी जिस प्रकार की हालात बनी, संविधान और संवैधानिक मूल्यों को वहां के लोगों ने आत्मसात नहीं किया और उसी का परिणाम रहा कि पाकिस्तान में किसी भी चुनी हुई सरकार ने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। सैनिक शासन रहा और हमारे यहां मत की पेटी से सरकारें बदलती गई और संविधान को और संसद को दोनों को नतमस्तक होकर प्रणाम करके हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल का प्रारंभ किया था। आज जिस बात से हम आहत हैं, जो घटनाएं घटित हुई पहलगाम में, उससे पहले हमें ये नजर भी डालनी चाहिए, जब हम अपने संविधान पर बात करें तो जहां संवैधानिक मूल्यों का जनता के अंदर और जनता की चुनी हुई सरकारों में एक विश्वास, आस्था और एक तरह से लोकतंत्र की गीता, बाइबल और महाभारत के रूप में सर्वप्रिय माना जा रहा है, वहीं अपने पड़ोसी देश देख लें, बांग्लादेश को देख लें। हम सब लोगों ने वो मंजर देखा, शेख हसीना के खुद के आवास के अंदर आंदोलनकारी कब्जा किए बैठे। पाकिस्तान का चुनाव हमने देखा, एक पार्टी के बड़े नेता इमरान खान जो सबसे ज्यादा सीट लेकर आते हैं,
जेल के सीटों के पीछे। और आज जिस घटना पर हम सब लोग चिंतित हैं, मैं एक जगह पढ़ रहा था, 15 अप्रैल को जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है जनरल ए मुनीर खान, उन्होंने एक भाषण दिया, कश्मीर पर भाषण दिया। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर की बात कही और ये कहा कि ये हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो भी पाकिस्तान का है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। और ये जो टीआरएफ जिसने कल की घटना की जिम्मेवारी ली है, उसकी सरपरस्ती करने का काम किया और उसी का नतीजा रहा कि हमारे सामने एक दहशतगर्दी का नया नमूना सामने आया। और धारा 370 जिसको अस्थायी प्रावधान के तौर पर जब संविधान में शामिल किया जा रहा था, सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया तो उसमें एक प्रमुख कारण उसे यह भी था, कश्मीर के मामले में शेख अब्दुल्ला के साथ जिस प्रकार की राजनीति उस समय नेहरू जी कर रहे थे, उस पर बाबा साहब नाराज थे। और सरकारों में, संविधान में कितनी ताकत होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दौरा छोड़कर बीच में आए और उन्होंने जो फैसला किया, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहे थे तो 1960 के अंदर एक सिंधु जल समझौता हुआ। 6 नदियां उस समय अविभाज्य भारत में, समग्र भारत जो एक था उसमें बहती थी, सिंधु, झेलम और चिनाब। उस समझौते के अनुसार इनको पाकिस्तान को दिया गया, राव, व्यासी और सतलुज ये हिंदुस्तान को दी गई। वर्ल्ड बैंक से 1960 की ट्रीटी के अंदर शामिल था और उस समय जो इन 6 नदियों में कुल पानी था उसका 80% पाकिस्तान को इन तीनों नदियों के माध्यम से मिला। आज समाचार पत्रों में आपने रावी, व्यास, सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात कही है, जिसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे। ये हमारे संविधान की ताकत है जिसके कारण से हमारे प्रधानमंत्री जी ये फैसला किया। 80% खेती और इन 6 नदियों का उद्गम हमारे 1965 में पाकिस्तान से लड़े, 1971 में पाकिस्तान से लड़े, 99 में कारगिल का युद्ध हमने देखा, पर इतना बड़ा कदम हिंदुस्तान ने कभी नहीं उठाया। और मैं समझता हूं कि आपको याद होगा पाबंदियां लगी थी। पुलवामा की घटना 14 फरवरी को हुई, उस समय भी पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां, व्यापारिक पाबंदियां, अटारी बॉर्डर को बंद करने की बात, ये पाबंदियां लगी थी और लोगों के मन में बड़े गुस्सा था। और 26 फरवरी को बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। आज मैं कह सकता हूं कि ये पाबंदियां जिस प्रकार इस बार 5 पाबंदियां लगाई गई है, 48 घंटों में पाक नागरिकों को हिंदुस्तान छोड़ना और कमीशन के अंदर जो सैन्य से लगा था उनको भेजना, मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब इस बार सेब की मांग में हाथ डालने वाले पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज बाबा साहब की जब बात चलती है तो उनके जीवन वर्ष को हम देखें तो कभी हमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उस समय बाबा साहब ने जो डिग्रियां हासिल की थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, कानून विज्ञ के रूप में, समाज सुधारक के रूप में,
और मुझसे पहले जो जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, समता मूलक समाज की स्थापना करने में और सामाजिक न्याय के प्रेरणा तत्व के रूप में बाबा साहब ने जो इस संविधान के माध्यम से इस देश को दिया, उसको कभी देश भूल नहीं सकता। वो खुद एक गरीब मछुआरे के घर में उनका जन्म हुआ। बचपन को उन्होंने अभाव में झेला, छुआछूत का दंश अपनी प्राथमिक शिक्षा के अंदर उनके जीवन वर्ग में देखने किस प्रकार का दंश उन्होंने झेलने का काम किया, अपमान भी सहे। उनके मन में यह था कि हिंदुस्तान जब आजाद होगा तो इस प्रकार की छुआछूत, अमान्य व्यवहार और छोटे और बड़े के बीच में कोई अंतर नहीं रहे। इसलिए उन्होंने जो संविधान लिखा उसके अंदर बराबरी का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। दुनिया के पहले व्यक्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दोनों में उन्होंने पीएचडी की। 32 डिग्रियां देश विदेश के अलग अलग विश्वविद्यालय से बाबा साहब ने ली। 9 भाषाओं को वो जानते थे और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में उन्होंने हमें संविधान दिया। आज हिंदुस्तान का संविधान जिन 4 स्तंभों पर खड़ा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारा प्रेस, आज इन चारों के अंदर जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो लक्ष्मण रेखाएं खींची गई, आज दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका मौलिकता से, स्वतंत्रता से काम करती है। हिंदुस्तान की संसद कानून बनाने की बात काम करती है, कानून की समीक्षा न्यायालय करता है और कानून बनने के बाद कार्यपालिका उसको मूर्त रूप देती है। और उन सब चीजों पर बेबाक टिप्पणियां हमारी प्रेस की आती है। आज ये सारी बातें, और मैं समझता हूं कि संविधान को अगर आप पढ़ेंगे, हमें मौलिक अधिकार दिए गए। जिस सरकारें बनेगी, सरकारें किन प्रिंसिपल पर काम करेगी, नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होंगे, इसके बारे में हमारे संविधान में विस्तृत से बाबा साहब ने उस समय लिखा। और इसीलिए संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिक का कर्तव्य कि हमारे क्या है नागरिक के रूप में, इन सारी चीजों का मैं उल्लेख करूंगा तो बात लंबी निकल जाएगी। तो आज संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसीलिए दुनिया में लोकतंत्र की जननी के रूप में मानती है। और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस के अंदर सरकारें बनती है, सैनिक शासन लगता है, आतंकवादियों को सेना अपने शासन को बचाने के लिए पनाह देती है। ये मंजर हमारे सामने है। असूलों के बाबा साहब कितने पक्के थे। गांधी जी ने सिर्फ 2 लोगों के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, नेहरू जी को कहा कि ऐसी शख्सियतें हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना जरूरी है। और जब बाबा साहब ने देखा, हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात थी, महिलाओं की रक्षण की बात थी। हमारी पद्धति के अनुसार किस प्रकार हम अपने अधिकारों के रक्षण के साथ आगे बढ़े, हिंदू कोड बिल पर जिस प्रकार का रवैया उस समय नेहरू जी का रहा, कश्मीर के मुद्दे पर जिसकी चर्चा मैंने पहले की, विदेश नीति और दलितों के प्रति जो रवैया उस समय तत्कालीन पहली कांग्रेस की सरकार का रहा, बाबा साहब ने इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार छोड़ी, कांग्रेस से बाहर आए और उन्होंने ये कहा था कि संविधान बन तो गया पर संविधान को मानने वाले लोगों की आस्थाएं संविधान के प्रति हो, यह आवश्यकता है। और मुझे खेद है कि ऐसे लोगों के हाथ में शासन है
जो मूल रूप से संविधान की आत्मा को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ये कहकर जब वो बाहर आए और उसके बाद इस बात का जिक्र अध्यक्ष जी ने कहा, 1952 का चुनाव, पहला चुनाव, और बाबा साहब को जिस प्रकार 74,000 से ज्यादा मतों को खारिज करके हराया गया, लोकतंत्र में मत की पेटी से बेईमानी का इतिहास का पहला अक्सर अगर किसी ने लिखा तो कांग्रेस ने बाबा साहब को 1952 के चुनाव में उनके मतों को खारिज करके लिखा। फिर भंडारा का उपचुनाव आया। भंडारा का उपचुनाव भी नेहरू जी ने प्रतिष्ठा बनाकर बाबा साहब को हराया। और आपके पास जो पुस्तक है उस पर लिखा हुआ है कि नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि अम्बेडकर को लोकसभा में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस ने जो नीतिगत फैसला ले रखा था, हमने उसकी पालना की। उसके बाद देखिए किस प्रकार का पुस्तक लेकर कांग्रेस के राजकुमार संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संवैधानिक मूल्य की बात करते हैं, पर देश में संविधान बनाने वाले बाबा साहब के मरणोपरांत दाह संस्कार के लिए तत्समय की सरकार दिल्ली में जगह नहीं देती। उनको मालूम था कि यही देश नहीं दुनिया ऐसे व्यक्तित्व को पूजा करेगी, इसलिए कोई प्रेरणा का स्रोत का स्थल नहीं बन जाए, इसलिए जगह नहीं दी गई। इंदिरा जी का स्मारक बन सकता है, दाह संस्कार के बाद राजीव जी का बन सकता है, संजय जी का बन सकता है, और बाबा साहब का नहीं बन सकता। ये दोहरा रवैया था कांग्रेस का। और यही नहीं, नेहरू जी ने, राजीव जी ने, इंदिरा जी ने अपने जीवन के अंदर खुद भारत रत्न ले लिया, पर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं। 1990 के अंदर वीपी सिंह जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अब भारत रत्न बाबा साहब को मिलना चाहिए, तब भारत रत्न दिया गया। और आपको आश्चर्य होगा कि 1952 में बाबा साहब को जिस एनएस गजोलकर ने हराया, 1972 में उसको भी भारत रत्न दिया गया, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को हराया। बाबा साहब का तेल चित्र संसद में के केंद्रीय कक्ष में लगने की बात हो, ये सारा काम उस समय हुआ जब भाजपा के सहयोग से सरकार वीपी सिंह चला रही। यूपीए की सरकार आई, देश के अंदर एक विवाद उस समय हुआ था जब एनसीईआरटी के अंदर 11वीं कक्षा में बाबा साहब का कार्टून छापा गया। कैसा सम्मान दे रही है। और दूसरी तरफ आप सबको याद है 26 नवंबर को हम सब संविधान दिवस मनाते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर शहर और नगर और डगर में जाकर बताते हैं लोगों को संविधान में क्या है, और संविधान को बनाने में, ये संवैधानिक अधिकार देने में बाबा साहब का क्या महत्वपूर्ण रोल है। आज सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो भीम ऐप से हो रहा है। कभी राजीव गांधी जी ने कहा था पैसा भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। अब गरीब कल्याण की सारी राशि इस भीम ऐप के माध्यम से हटाक देनी गरीब के खाते में पहुंचती है, ये भी बाबा साहब के नाम से। और 2016 के अंदर यूएनओ ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि शख्सियत इतनी बड़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालूम होना चाहिए बाबा साहब के कर्तव्य का। 122 देशों ने बाबा साहब की जयंती यूएनओ सहित बनाई, ये कम बात नहीं। आज कभी बॉम्बे में चले जाए, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी, समानता के प्रतीक के रूप में बाबा साहब की बड़ी विशाल प्रतिमा वहां खड़ी है। आज डाक टिकट की बात हो और इन पंच तीर्थों के बारे में मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर बाबा साहब का जन्म जहां हुआ मध्य प्रदेश में, शिक्षा जहां हुई लंदन में,
दीक्षा उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया नागपुर में। निर्वाण जान का उनका जहाँ उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, और उनकी चैतन्य भूमि जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ। आज पंच तीर्थों के नाम पर की तरह एक एक जगह पर उनके कर्तृत्व और उनके इतिहास को समावेश करते हुए शानदार वो स्मारक बनाए गए हैं, जिनको संविधान को मानने वाले, जानने वाले तीर्थ यात्री के रूप में, अपने आप को तीर्थ के रूप में जिनको कहते हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले चुनाव जब वहां पर हम जब सब लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, एक नैरेटिव बना था 400 पार, 400 सीटें आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलकर आरक्षण को समाप्त कर देगी। अब तक देश में 106 बार संविधान में संशोधन हुआ। संविधान को 106 बार संशोधित किया गया, 88 बार कांग्रेस ने किया। और जब 79वां संशोधन हो रहा था, अटल जी ने किया। तो जिस आरक्षण की समाप्ति की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष के लिए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधानसभा और लोकसभा की सीटों के बढ़ाने का संशोधन, ये 79वां संशोधन था। फिर बात चली कि आरक्षण तो दिया, नौकरी में दिया, पर योग्य व्यक्ति नहीं मिलते, इसलिए अगले साल पद समाप्त हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान में संशोधन किया, 81वां संशोधन, आज बैकलॉग है। एक बार नहीं मिले तो अगले साल मिलेंगे, अगले साल नहीं मिले तो उससे अगले साल मिलेंगे, पर आरक्षित पदों पर SC ST का अधिकार रहेगा। ये देन है किसी की तो अटल जी की है। और ये 104वां संशोधन जब हुआ, मोदी जी ने किया, उस समय भी अनुसूचित जाति जनजाति के विधानसभा और लोकसभा की सीटों में 10% का आरक्षण के प्रावधान को बढ़ाने का काम किया। और दूसरी तरफ ये जो संविधान के रक्षक के रूप में मुखौटा ओढ़कर पिछली बार जो कह रहे थे कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, इन्होंने संविधान के साथ क्या क्या किया। संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ, और वो इसलिए हुआ, उस समय 2 मुख्य समाचार पत्र थे, ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड। इन्होंने नेहरू की नीतियों की आलोचना प्रारंभ कर दी। बाबा साहब ने आर्टिकल 19 के अंदर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार दिया था, मौलिक अधिकार। इन्होंने संशोधन किया, पहला संविधान में संशोधन करके उस पर अंकुश लगाने का काम किया, सेंसरशिप का अधिकार लिया। उसके बाद 24वां संशोधन उन्होंने किया। एक गोलकनाथ का प्रकरण गया सुप्रीम कोर्ट में, 13 जजों की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोपरि है, पर बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार दे दिए, उनमें संशोधन करने का संसद को अधिकार नहीं। इन्होंने उस गोलकनाथ प्रकरण को उल्टा करने के लिए मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकेगी संविधान के माध्यम से 24वां संशोधन 1971 में किया। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को उत्पन्न करने का काम किया। फिर ये जो 25वां संशोधन इन्होंने किया, कांग्रेस ने किया, तो संपत्ति का अधिकार दिया था। इन्होंने संशोधन के माध्यम से कहा कि संपत्ति सरकारें चाहे जब अधिग्रहण कर ले, चाहे मुआवजा दिया हो या नहीं दिया हो, यह संशोधन करने का पाप भी किसी ने किया हिंदुस्तान में, तो कांग्रेस ने किया। और उसके बाद सिलसिला चालू होता है उस समय का, जिसको हम कहते हैं आपातकाल, जब लोकशाही पर राजशाही के बादल गहराए थे। 38वां संशोधन उस वक्त हुआ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेल प्रैक्टिस के आधार पर इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया और 6 साल के लिए अयोग्य किया। तो इन्होंने संविधान में संशोधन करके सबसे पहले तो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाने के अधिकार लिया। साथ में यह अधिकार ले लिया कि आपातकाल लगाने का अधिकार तो मिल गया, पर इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और
वो आपातकाल जिसके दंश को कई लोगों ने, कई देश के लाखों लोगों ने झेला, उस आपातकाल की कहानी पर कई बार अपने लोग चर्चा कर चुके हैं। पर यही नहीं, इन्होंने लगे हाथ 39वां संशोधन और कर दिया, और वो ये पहला संशोधन है हिंदुस्तान के संविधान में जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पूर्ववर्ती तिथियों से लागू किया गया। और ये संशोधन यह था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, उस चुनाव को चुनौती नहीं दी जाएगी न्यायालय में, न्यायिक विवेचना नहीं की जाएगी, और उसके साथ ही उस समय संसद का कार्यकाल भी 1 साल और बढ़ा दिया, 6 साल कर दिया। और ये जब संशोधन आया, ये 7 अगस्त 1975 को आया संसद में, 8 अगस्त को राज्यसभा पारित करती है, और जिस काम में बरसों लग जाते हैं, अनुसरण होना चाहिए 50% विधानसभा का, वो एक दिन में 9 अगस्त को हो जाता है, और 10 अगस्त को रात में राष्ट्रपति भवन खुलवा के मोहर लगा देते हैं। और इस 39वें संशोधन में जो उस समय बिहार में समग्र क्रांति का नारा था, जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाओ अपना देश, इस नारे के साथ, और उसके साथ पूरा देश खड़ा हो गया। उस पर अंकुश लगाने के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने उसमें एक प्रावधान कर दिया, एक सब सेक्शन 31D में, किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को सरकार जब चाहे देशद्रोही घोषित कर देगी, इनकी निगाह कहां है। आपातकाल में हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया, मीसा और DIR में गिरफ्तारियां हुई, पुलिस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और मैं समझता हूं प्रेस की आजादी पर भी इन्होंने एक तरह से डाका डालने का काम किया, प्रेस की स्वतंत्रता का हनन कर दिया। आज जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, ये आर्टिकल 356, जिसमें विशेष कारणों से शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सकती कोई राज्य, शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल सकती, इस अधिकार पर सरकारों को भंग करने का अधिकार दे रखा था। बाबा साहब ने उस समय कहा था, ये प्रावधान डाला जा रहा है, पर मेरा नोट ऑफ डिसेंट लिखे, ये प्रावधान लोकतंत्र को कमजोर करेगा। नेहरू जी की जिद के आगे ये प्रावधान डाला गया, और देश में 88 बार इन्होंने इसका उपयोग किया। अब 400 पार आरक्षण समाप्त करने वाले इस कांग्रेस के कर्तव्य का थोड़ा मैं बता दूं। सबसे पहले समाज में समता मूलक समाज के लिए काका कालेकर का एक कमीशन बना। कालेकर कमीशन की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में लिखा कि ऐसे वर्ग भी है जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने आरक्षण के द्वारा उनको इक्वल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आवश्यकता है। कांग्रेस ने काका कालेकर के कमीशन पर कभी देखा नहीं। 1961 में नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ये आरक्षण का अगर प्रावधान किया गया तो अकुशल और निम्न लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिर मंडल कमीशन की बात आई। कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट से धूल नहीं हटाई। 1990 में वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन जब लागू किया, राजीव गांधी के राजनीतिक इतिहास के अंदर सबसे लंबा भाषण 2.5 घंटे उन्होंने दिया और मंडल कमीशन का पूरा विरोध किया, जो आज भी लोकसभा के रिपोर्ट में है। 31 मार्च 1985 को राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में पत्र लिखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में पत्र लिखते हैं कि आरक्षण मूर्खों को बढ़ावा देने वाला है। आज कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रही है। आज कांग्रेस आरक्षण की सुरक्षा कब से देने की बात कर रही है, इनका इतिहास आप देख लीजिए। 1981 में ये जो अलीगढ़ और जामा मिलिया यूनिवर्सिटी है, इसको अल्पसंख्यक का दर्जा किसने दिया? क्या वहां ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चों के प्रति आरक्षण है? बिल्कुल नहीं है। और आप शाह बानो का प्रकरण देखिए। 1985 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तलाक 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 के नाम पर
आप महिलाओं की जिंदगी को समाप्त नहीं कर सकते। इन महिलाओं के लिए, इनके जीवन के लिए भत्ता देना पड़ेगा। उस निर्णय पर भी जब कुछ लोगों ने विरोध किया, विरोध के बाद में संसद में प्रस्ताव लेकर संविधान के संशोधन के माध्यम से इसको रद्द किया गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे समान नागरिक संहिता की बात हो, चाहे धारा 370 हटाना जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, बाबा साहब का पहला विरोध जहां से कांग्रेस से प्रारंभ हुआ, इन सब में कांग्रेस के रुख को हमने देखा है। और दूसरी ओर जो संविधान संशोधन मोदी जी ने किया, 101वां संशोधन किया था। इस देश में अलग अलग कर लगे हुए थे, सेंट्रल टैक्स अलग था, वेट अलग था, सरकार की आरएसएस जीएसटी टैक्स अलग था। सबको एक देश एक कर जीएसटी लेकर आए। आज हमारी आर्थिक प्रगति के मूल रूप में अगर कहीं है, और हम जब 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 30वीं बनने जा रहे हैं, उसमें एक कारक यह भी है पूरे देश में समान कर है जीएसटी के माध्यम से। 102वां संविधान संशोधन मोदी जी ने किया। वर्षों से कह रहे थे ओबीसी का कमीशन बनकर संवैधानिक दर्जा नहीं, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। और 103वां संशोधन किया, जो आर्थिक रूप से टूटे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, पीडब्ल्यूएस है, उनको 10% का आरक्षण देने का बात की। और 104वां संशोधन जिसका जिक्र मैंने पहले किया, एससी एसटी वर्ग की हमारे भाइयों के विधानसभा लोकसभा की सीटों में 10% आरक्षण, 10 वर्ष के लिए आरक्षण और बढ़ाने की बात कही। और 105वां संशोधन जब किया, सारे राज्यों को अधिकार दिया कि सामाजिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर जो लोग पिछड़े हैं उनको आप चिन्हित कर सकते हो, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप कानून बना सकते हो, उन्हें आरक्षण दे सकते हो। और 106वां संशोधन, हमारी बहनें बैठी है, अगली बार जब चुनाव होगा तो 33% सीटों पर महिला आरक्षण के द्वारा हमारी बहनें होगी। और एक अटल जी ने संविधान संशोधन किया था, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, वो 86वां संशोधन। तो मैं कह सकता हूं कांग्रेस ने सिर्फ सामाजिक न्याय की चर्चाएं जरूर की, और सामाजिक न्याय के आधार पर शासन करने का अगर किसी ने काम किया तो मोदी जी ने किया। आज 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं। क्या समान रूप से सब गरीबों को नहीं मिल रहे? चाहे किसी समाज, किसी धर्म को मानने वाला हो। उजला गैस हमारी बहनों के घरों में नहीं पहुंचा। जल जीवन मिशन में क्या सभी को समानता से सामाजिक न्याय के आधार पर सबको स्वच्छ पानी मिले, इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया। आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का सबको मुफ्त में इलाज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बिना मांगे हर किसान के सम्मान में 6,000, और मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने 3,000 रुपये और बढ़ाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि सामाजिक न्याय के नाम पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये मोदी जी ने किया। और आज हम सब के लिए गर्व की बात है, अभी मुख्यमंत्री जी ने आपके जिले का व्यापक दौरा किया, यहाँ की समस्याओं को समझा, और जिस प्रकार इस जिले के अंदर मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए और साथ में गरीब कल्याण की जिन योजनाओं का जिक्र मैंने किया, कई ऐसी योजनाएं जिसमें गरीब व्यक्ति को भी समानता का अवसर मिले, इसके लिए किसी ने काम किया तो भजन लाल जी की सरकार ने किया। आज डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में आगे बढ़ने का काम सरकार निरंतरता से कर रही है। मेरा तो आपसे इतना निवेदन है कि आज के इस मौके पर बाबा साहब के कर्तृत्व और बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस के चेहरे से नकाब खींचने का काम और कोई नहीं करेगा। आप बूथ पर जाएंगे, आप उनसे चर्चा करके बताएंगे संविधान के साथ किस प्रकार कांग्रेस ने खिलवाड़ किया, कांग्रेस ने कुर्सी बचाने के लिए किस प्रकार 38वां और 39वां संशोधन किया। ये सारी बातें आप बताएंगे। और आरक्षण के पुरोधा किस प्रकार नेहरू जी, राजीव गांधी
इन सब लोगों ने किस प्रकार इस आरक्षण का विरोध किया। तो वास्तव में इस दलित समाज के लिए अगर कोई है, कोई काम करने की मंशा रखते हैं, उनको उत्थान की बात करते हैं, तो वो इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए। आपने इस विषय पर मेरे अल्प ज्ञान के बारे में कुछ बातें मैंने रात को बैठ के लिखी पढ़ी, उसको आपके सामने रखी। मैं जिला अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।